नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। मैं हूं अमरदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। दोस्तों, क्या आप पहली बार विदेश यात्रा करने जा रहे हैं या विदेश यात्रा करने की सोच रहे हैं और आपके परिवार से अभी तक किसी ने विदेश यात्रा नहीं की है, तो थोड़ी सी झिझक तो आपके अंदर आएगी ही और आपके अंदर इमिग्रेशन से रिलेटेड, फ्लाइट बुकिंग से रिलेटेड, वीज़ा से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न होते होंगे और आपके अंदर थोड़ी इस बात की घबराहट होती होगी कि ये सब कुछ मैं कैसे मैनेज करूँगा। तो चलिए मैं एक एक करके इन सारे टॉपिक्स पर आपसे बात करता हूं ताकि आपकी पहली विदेश यात्रा बिल्कुल आसान हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। विदेश यात्रा करने से पहले हमारे पास जो सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है जिसकी हमें ज़रूरत होती है वो है आपका पासपोर्ट। पासपोर्ट के बिना आप कभी भी विदेश यात्रा नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि पासपोर्ट आपकी गवर्नमेंट की तरफ से, आपके देश की तरफ से इस बात का अप्रूवल है कि आप विदेश जा सकते हैं। तो याद रखिए कि जब भी आप विदेश यात्रा करते हैं या फिर अगर आपको लगता है कि भविष्य में आप विदेश यात्रा करने वाले हैं, तो आपको अपना पासपोर्ट पहले से ही बनवा के रख लेना चाहिए। क्योंकि पासपोर्ट बनने में वैसे तो 1 हफ्ते से 10 दिन के समय लगता है, 1 हफ्ते से 10 दिन के समय के बीच में पासपोर्ट बन जाता है, लेकिन कभी कभी इसमें बहुत ज़्यादा समय लग सकता है। मैंने कई ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें लोगों को 5 से 6 महीने भी पासपोर्ट बनवाने में लग गए हैं। इसलिए अगर आपको लगता है कि आप भविष्य में विदेश यात्रा करने वाले हैं तो अपना पासपोर्ट पहले से ही बनवा लें। पासपोर्ट की वैलिडिटी 5 साल से लेकर के 10 साल तक होती है, तो ये आपको हर साल इसका रिन्यूअल भी नहीं कराना होगा। इसलिए मेरा सजेशन यह है कि जब भी आप विदेश यात्रा की सोच रहे हैं या फिर विदेश यात्रा करना है तो अपना पासपोर्ट सबसे पहले बनवा लें। पासपोर्ट आपके पास होगा तो विदेश यात्रा करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। विदेश यात्रा के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है वीज़ा। अब ये वीज़ा क्या होता है इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। जब आपने पासपोर्ट बनवाया तो आपकी सरकार, आपकी गवर्नमेंट, आपके देश ने आपको इस बात की परमिशन दे दी है कि आप विदेश जा सकते हैं। लेकिन आप जिस देश में जाना चाहते हैं वो देश भी तो आपको इस बात की परमिशन दे कि आप उसके देश में जा सकते हैं। वो डॉक्यूमेंट जिसमें सामने वाला देश आपको ये बोलता है कि मैं आपको परमिशन देता हूं कि आप मेरे देश में आ जाएं, उस डॉक्यूमेंट को हम वीज़ा बोलते हैं। अब वीज़े बहुत तरीके के होते हैं। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा की बात करें तो ई वीज़ा भी होता है, वीज़ा ऑन अराइवल भी होता है और एक नॉर्मल वीज़ा होता है जो पहले से हमें लेना पड़ता है। तो बात करेंगे एक एक सबकी। सबसे पहला वीज़ा है वीज़ा ऑन अराइवल। वीज़ा ऑन अराइवल का मतलब ये होता है कि जब आप किसी देश में जाएं तो उसके एयरपोर्ट पे ही आपको वीज़ा दे दिया जाएगा। बहुत से ऐसे देश हैं जो भारत को वीज़ा ऑन अराइवल देते हैं, लेकिन वीज़ा ऑन अराइवल लेने के लिए भी बहुत सारी शर्तें होती हैं। तो जब भी आप किसी दूसरे देश में जाएं और वहाँ का वीज़ा ऑन अराइवल है तो उस वीज़ा ऑन अराइवल की सारी कंडीशंस को अच्छी तरीके से पढ़ लेना चाहिए। दूसरा टाइप का वीज़ा होता है ई वीज़ा। ई वीज़ा का मतलब कि आपको किसी देश की एम्बेसी या कॉन्सुलेट में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे अपने कंप्यूटर या मोबाइल से वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं और सामने वाला देश, उसकी एम्बेसी या कॉन्सुलेट आपको वीज़ा प्रदान कर देती है। उस वीज़े की कॉपी आप हमेशा अपने पास रखिए। इसके बाद आप उस वीज़ा को दिखाकर उस देश में एंट्री ले सकते हैं। और तीसरा वीज़ा नॉर्मल वीज़ा होता है जो आपको एम्बेसी या कॉन्सुलेट में जाकर के उस देश से की परमिशन मिल जाती है कि आप हमारे देश में आ सकते हैं, और नॉर्मली ये वीज़ा आपके पासपोर्ट पे पेस्ट किया जाता है। सबसे आसान तरीका है विदेश जाने के लिए आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाना। बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो भारत को वीज़ा ऑन अराइवल देती हैं। एयर टिकट। पासपोर्ट तो आपका बन गया, सामने वाले देश ने आपको वीज़ा भी प्रोवाइड कर दिया है, लेकिन अगर आपको उस देश में जाना है तो आप पैदल तो नहीं जाओगे। उसके लिए आपको फ़्लाइट चाहिए। एयरलाइन से फ़्लाइट बुक करनी पड़ती है जिस एयरप्लेन में बैठकर आप उस देश तक जाएंगे। तो उसके लिए आपको जो टिकट बुक करनी है, अगर आप पहली बार विदेश यात्रा कर रहे हैं तो सबसे अच्छा मैं आपको सजेशन ये दूंगा कि आप किसी ट्रैवल एजेंट के पास जाकर के वहाँ पर अपनी टिकट बुक करा लें। यह आपके लिए सबसे आसान काम और सुरक्षित भी रहेगा। याद रखिए कि एयर टिकट में अगर आपने कोई गलती कर दी तो आपके पूरे तो नहीं लेकिन लगभग बहुत सारे पैसे बर्बाद हो जाते हैं। और ख़ास तौर से अगर आप पहली बार विदेश यात्रा कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा होगा कि किसी अच्छे ट्रैवल एजेंट के पास जाकर के उससे अपना टिकट बुक करवा लें। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो फिर आप घर बैठे ही एयर टिकट बुक करा सकते हैं। बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जैसे क्लियर माई ट्रिप और वीगो, और भी ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनमें आप अपना टिकट बुक करा सकते हैं। टिकट बुक कराते समय 2-3 बातों का हमेशा बहुत ध्यान रखिए। पहली चीज़ ये
कि उस टिकट पर आपको कितना लगेज अलाउंस दिया गया है, कितना वजन आप ले जा सकते हैं अपने बैग के अंदर। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सारे लोग इसमें गलतियां कर देते हैं। जनरली सारी फ़्लाइट्स 20 किलो, 25 किलो या 30 किलो तक का सामान ले जाने की अनुमति देती हैं और हाथ में आपको 7 किलो तक वजन ले जाने की अनुमति देती हैं। तो आप अपने वज़न के अनुसार, अगर आप लंबी ट्रिप पर जा रहे हैं और आपको ज़्यादा वज़न लेकर के जाना है तो फिर आप उसी हिसाब से अपनी टिकट बुक करें। याद रखिए कि अगर वज़न आपके पास एयरपोर्ट पर ज़्यादा निकला तो हर केजी के हिसाब से आपको बहुत ज़्यादा चार्ज किया जाएगा और हो सकता है कि उसकी कीमत आपके सामान से भी ज़्यादा हो। तो ऐसी सिचुएशन में वो सामान आपको, ज़्यादातर लोग जो है उस सामान को छोड़ना ही प्रेफर करते हैं। इसलिए फ़्लाइट बुक करने से पहले अपने वज़न के बारे में अच्छी तरीके से समझ लें कि मुझे बैग के अंदर कितना वज़न ले जाना है। उससे ऊपर ले जाने पर आपका बहुत नुकसान होगा। फ़्लाइट की टाइमिंग के बारे में हमेशा याद रखें कि बहुत सारी फ़्लाइट की टाइमिंग AM और PM में लिखी रहती है। जनरली बहुत सारे लोग, पूरी दुनिया में हर साल लाखों लोगों की फ़्लाइट सिर्फ AM और PM और टाइम को सही ना देख पाने की वजह से छूट जाती है। तो आप इसको अच्छी तरीके से समझ लें कि जो मेरा टाइम उस पर फ़्लाइट पर लिखा है उससे करीब 3 घंटे पहले मैं एयरपोर्ट पर पहुंच जाऊं। ट्रैवल इंश्योरेंस। ये ट्रैवल इंश्योरेंस क्या है? यात्रा बीमा। आप विदेश यात्रा करने जा रहे हैं तो आपके पास यात्रा बीमा यानी ट्रैवल इंश्योरेंस भी होना चाहिए। बहुत से देश तो ऐसे हैं जो बिना ट्रैवल इंश्योरेंस को आपको वीज़ा देते ही नहीं हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जब भी आप विदेश यात्रा करने जा रहे हैं तो आपके पास एक लिमिटेड पैसा होता है। हो सकता है आप अपना क्रेडिट कार्ड भी साथ लेकर जाएंगे और कैश भी लेकर के जाएंगे, लेकिन जो लोग कैश थोड़ा लेकर के जा रहे हैं और जिनके बैंक अकाउंट में भी बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं, उनके लिए भी ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत फ़ायदे वाली चीज़ है। थोड़ी देर के लिए सोचिए कि आप किसी देश में जाते हैं और ऊपर वाला ना करे आपकी वहाँ पर कोई दुर्घटना हो जाती है या इससे भी ज़्यादा कुछ हो जाता है, आप एक लंबे समय के लिए हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं, तो आपके ये इलाज का खर्चा कौन वहन करेगा? अगर आप अपनी फैमिली के साथ भी हैं तो आपके साथ साथ आपकी फैमिली भी परेशान होगी। विदेश में बैठकर फंड मंगवाना, अपने देश से पैसे मंगवाना, वो भी बहुत कठिन होता है, इतनी आसानी से नहीं आ जाता है। तो यात्रा बीमा थोड़े से पैसे दे करके आपके उस चीज़ को सुरक्षा प्रदान करती है कि जब भी आप विदेश यात्रा करेंगे और ऊपर वाला ना करे आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, आप सपोज़ आप किसी देश में गए, वहाँ आपका वैलेट ही चोरी हो गया जिसमें आपके सारा कैश रखा था, आपके कार्ड्स रखे थे, सब कुछ चोरी हो जाता है, आपका सामान चोरी हो जाता है, या आपके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है, आप बीमार पड़ जाते हैं, बहुत सीरियस हो जाते हैं, अस्पताल में आपको भर्ती कर दिया गया। ऐसी सिचुएशन में जहाँ रोज़ के हज़ारों रुपए खर्चा होंगे, ऐसी सिचुएशन में आप इतना सारा पैसा अचानक कहाँ से लाएंगे? इसलिए यात्रा बीमा ज़रूरी है। और जितनी भी अच्छी कंट्रीज़ हैं उनका अगर वीज़ा आपको चाहिए तो यात्रा बीमा कंपलसरी होता है और ये बहुत अच्छा है। हर किसी को विदेश यात्रा करने से पहले अपना ट्रैवल इंश्योरेंस ज़रूर करवाना चाहिए। ये कोई महंगा नहीं होता है, बहुत थोड़े पैसे में ही आपको मिल जाता है, लेकिन कवरेज बहुत बड़ा देता है। आपका लगेज भी अगर खो जाता है, सामान खो जाता है, तो उसको भी प्रोटेक्ट करता है, उसके बदले में भी आपको पैसे मिलते हैं। आपका पासपोर्ट कहीं विदेश में खो जाता है तो उसके बदले भी आपको पैसे मिलते हैं। आपने जितना खर्चा किया है पासपोर्ट बनवाने में और आप उससे रिलेटेड जितनी भी आपको तकलीफ़ें हुई हैं उसका भी पैसा मिलता है। तो इसलिए जब भी विदेश यात्रा करें तो सामने वाला देश की अगर रिक्वायरमेंट नहीं भी है ट्रैवल इंश्योरेंस की, तब भी मेरा सजेशन यही है कि आप अपना ट्रैवल इंश्योरेंस ज़रूर कराएं, ख़ास तौर से उस समय में जब आप फैमिली के साथ ट्रैवल करते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लगेज क्या होता है? सामान जो आप अपने साथ लेकर के जाओगे। जब भी विदेश यात्रा करने जा रहे हो तो कुछ ना कुछ सामान तो आपको चाहिए ना। आपके कपड़े चाहिए, खाने पीने का सामान चाहिए। हो सकता है आप घूमने फिरने के शौकीन हो, वीडियो बनाने के शौकीन हो, तो हो सकता है आपके पास कैमरा हो, ट्राइपॉड हो या दूसरी और भी चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ। फैमिली के साथ अगर आप जा रहे हो तो बहुत ज़्यादा सामान ले जाना पड़ता है। 6 दिन, 7 दिन या 10 दिन के लिए भी जा रहे हो तो बहुत सामान हो जाता है। अब लगेज उसी सामान को बोलते हैं जो आप अपने साथ लेकर के जा रहे हो। अब लगेज में आपके पास वो बैग हो गया जो एयरलाइन में नीचे डाला जाता है, जिसको आप बार बार एक्सेस नहीं कर सकते। वो सामान आपको यहाँ एयरपोर्ट पर जमा हो जाएगा और जिस एयरपोर्ट पर आप उतरोगे उस एयरपोर्ट पर वापस मिल जाएगा आपको। कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट या इंपॉर्टेंट सामान जिसकी ज़रूरत आपको एरोप्लेन के अंदर पड़ने वाली है, वो सामान कभी भी आप उस बैग में नहीं डालेंगे। वो सारा सामान आप डालेंगे अपने हैंड बैग में। ये आपकी एयरलाइन जो होती है ना, उसका जो टिकट बुक कराया है उस पर लिखा होता है कि आपको कितना वज़न मिला है।
उतने ही वज़न का सामान लगेज होना चाहिए 1 या 2 बैग में। और बैग का भी ये मतलब नहीं कि किसी भी साइज़ का बैग लेकर के आप चले जाएं। 1 मीटर लंबा बैग लेकर के चले गए, एयरलाइन वाला आपको प्रॉब्लम करेगा। उनके यहाँ टिकट के ऊपर लिखा होता है कि बैग का साइज़ ये होना चाहिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाता है, लेकिन बैग का साइज़ अगर बहुत डिफरेंस है तो आपको बैग चेंज करने के लिए भी बोला जा सकता है। इसलिए जब भी आप विदेश यात्रा कर रहे हो तो अपना बैग जो है उसका साइज़ के बारे में भी देख लें कि वो ऐसा साइज़ तो नहीं है जो एयरलाइन में अलाउ ना किया जाए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि कार्टन के अंदर अपना सामान पैक कर लेते हैं। कार्टन के अंदर भी अगर सामान आपने पैक किया है तो उसका साइज़ ज़रूर एक बार देख लें कि वो साइज़ अलाउ है या नहीं है। वज़न जब भी आप करेंगे, जब भी आप एयरपोर्ट पर जाने से पहले अपने लगेज को लेकर जा रहे हैं साथ में, तो उसका वज़न एक बार अच्छी तरीके से कर लीजिए। क्योंकि एयरपोर्ट पर एक बार सामान आपका पहुंच गया और वहां पर वज़न ज़्यादा निकला, जितना कि आपके टिकट के ऊपर लिखा हुआ था उससे ज़्यादा निकला, तो या तो एक भारी भरकम आपको जो है पेमेंट करनी पड़ेगी उसकी, और या फिर वापस पूरा बैग या कार्टन खोल करके उस सामान को निकाल कर या तो फेंकना पड़ेगा या फिर कोई आपके साथ गया तो उसको देना पड़ेगा, जो बहुत टाइम टेकिंग है। इसीलिए लोग कहते हैं कि एयरपोर्ट पे 2.5-3 घंटे पहले पहुँचे, ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम भी है तो आपको समय मिले। अगर समय नहीं होगा तो एयरलाइन काउंटर बंद हो जाता है, वो आपका इंतज़ार नहीं करेंगे। इसी तरीके से होता है हैंड बैग। हैंड बैग जो आपको हाथ में रखना है, उसके लिए भी एयरलाइन जनरली 7 kg या 10 kg तक अलाउ करती हैं। वो हैंड बैग आप छोटा बैग ले सकते हो, उसका भी साइज़ निर्धारित है। बड़ा बैग आप हैंड बैग की तरीके नहीं ले जा सकते हो, वो ऊपर केबिन में रखा जाता है, एरोप्लेन के अंदर रखा जाता है, तो उसके साइज़ की एक लिमिट होती है, छोटा बैग होता है वो। तो उसका भी साइज़ देख लें और उसका वज़न भी चेक कर लें, उसमें भी वज़न की लिमिट है, उससे ज़्यादा वज़न आपको नहीं ले जाने दिया जाएगा। और अगर आप फिर भी ले जाना चाहते हैं तो वो आपके लिए प्रॉब्लम करेगा, बहुत ज़्यादा पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। हैंड बैग के साथ साथ एक छोटा बैग भी आप अपने साथ ले जा सकते हैं, जिसको हम लैपटॉप बैग बोलते हैं। लैपटॉप बैग या साइड में टांगने वाला बैग भी ले सकते हैं, जिसमें आप अपना पासपोर्ट रख सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं। अगर फैमिली मेम्बर 3-4 एक साथ जा रहे हैं तो सबके पासपोर्ट आप उसमें रख सकते हैं, क्योंकि पासपोर्ट दिखाने की ज़रूरत आपको बार बार पड़ेगी। आप उसको लगेज में डाल देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए हैंड बैग से, यहाँ तक कि मैं कहता हूँ कि जो 7 kg का बैग आपको अलाउ किया गया उससे भी अलग रखें, ताकि बार बार पासपोर्ट निकालने पर आपके बोर्डिंग पास भी आप उसमें रख सको, पासपोर्ट भी उसमें रख सको और आपको कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि जनरली मैंने देखा है कि जब भी लोग विदेश यात्रा करते हैं तो घबरा जाते हैं, कहाँ पासपोर्ट रखूँ, कहाँ लगेज क्या है और मेरा कैरी और बैग कहाँ, क्योंकि सिक्योरिटी चेकिंग इतनी ज़्यादा होती है कि बार बार आपको बैग निकालना पड़ता है, कभी बेल्ट निकालनी पड़ रही है, सिक्योरिटी चेकिंग बहुत होती है। तो बार बार आपको बेल्ट निकालना है, शूज़ निकालना है, फिर से बेल्ट पहनना है, फिर से शूज़ पहनना है, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को जो सिक्योरिटी चेक है वहाँ पर डालना पड़ता है, फिर वो स्कैनर में स्कैन होकर, तो ये सब आपको बार बार बहुत प्रॉब्लम करता है। तो हमेशा हर चीज़ विदेश यात्रा करने से पहले अच्छी तरीके से सबको अरेंज कर लीजिए, ताकि आपको घबराहट ना हो। इमिग्रेशन, अभी इमिग्रेशन क्या है? पासपोर्ट तो आपने बनवा लिया, वीज़ा सामने वाले देश ने आपको दे दिया, आपने एयर टिकट भी बुक करा ली, सामान भी पैक कर लिया। अब जब ये सारी चीज़ें ले करके आप एयरपोर्ट पर पहुंचते हो तो सबसे पहले आपको एयरलाइन काउंटर पर जाना होता है, जहां वो जिस भी एयरलाइन की आपने टिकट बुक कराई है उसके काउंटर पर आपको जाना पड़ेगा और वो आपकी टिकट चेक करके आगे जब सब कुछ ओके होगा तो इमिग्रेशन में भेज देता है। वहाँ पर इमिग्रेशन ऑफिसर होता है। इमिग्रेशन ऑफिसर आपका पासपोर्ट देखता है, आपका वीज़ा देखता है और ये सुनिश्चित करता है कि सब कुछ सही है, आपका पासपोर्ट सही है, आप जिस देश में जा रहे हैं उस देश का जो वीज़ा मिला है आपको वो बिल्कुल सही है, आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, आपको सरकार ने या देश ने जाने की परमिशन दे दी है कि आप विदेश जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि देश छोड़कर भाग रहे हों, ये चीज़ भी चेक की जाती है। ये सब काम इमिग्रेशन ऑफिसर ही करता है। इमिग्रेशन ऑफिसर और भी सवाल आपसे पूछ सकता है कि आप क्या करने जा रहे हैं। अगर आप घूमने जा रहे हैं तो घूमने जा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट करने जा रहे हैं तो उसके बारे में भी आपसे जानकारी पूछ ले सकता है। आप कितना कैश लेकर के जा रहे हैं, कितना फंड है आपके बैंक अकाउंट में, वो भी आपसे शो करने के लिए बोल सकता है, आपके अपने ही देश में। ऐसा नहीं है कि वीज़ा ले लिया, पासपोर्ट ले लिया, टिकट बुक करा लिया, बस निकल गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं है। इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे सारे सवाल पूछ सकता है और पूछेगा। सही तरीके से अगर आपने जवाब नहीं दिया तो इमिग्रेशन ऑफिसर को ये पावर होता है कि वो आपको जाने से रोक सकता है। यहाँ तक कि आपके सारे डॉक्यूमेंट सही हैं, आपके पास प्रॉपर फंड है, आपके पास सामने वाले देश का वीज़ा है, सब कुछ सही है, इसके बाद भी उसके पास ये पावर होता है कि वो आपको विदेश जाने से रोक सकता है।
इसलिए इमिग्रेशन ऑफिसर जो भी प्रश्न आपसे करे उसका हमेशा अच्छे से जवाब देना है, डिसेंट मैनर में ही जवाब देना है। आप ये मत सोचिए कि आपने सब कुछ कंप्लीट कर लिया तो आप तुमको क्या करना है, मैं विदेश जा रहा हूँ तो मेरे पास ये देखो वीज़ा है, ये नहीं, ऐसे नहीं। हमेशा मैनर में ही बात करना है आपको। उसके पास ये पावर है कि सब कुछ कंप्लीट होते हुए भी आपको विदेश जाने से मना कर सकता है। इसके बाद जब आप दूसरे देश पहुँचते हैं तो वहाँ भी इमिग्रेशन होता है। आपके पास उस देश का वीज़ा है, वो आपका पासपोर्ट चेक करेगा, वीज़ा की वैलिडिटी चेक करेगा कि वीज़ा सही भी है या घर में किसी ने प्रिंट आउट ऐसे ही बना लिया और लेकर के चले आए हो। नहीं, सिस्टम में डाल के कंप्यूटर में चेक करेगा कि वीज़ा हमारे यहाँ से इशू हुआ है या नहीं है। ठीक है, वीज़ा भी सही है। इसके बाद भी उस इमिग्रेशन ऑफिसर को भी ये पावर होता है कि वो आपका इमिग्रेशन रोक सकता है, अपने देश में आने से रोक सकता है, और उसके लिए आप कोई सवाल नहीं कर सकते। उसको ये भी पावर है कि बिना किसी जवाब के वो आपको बोल सकता है कि भाई मैं आपको अलाउ नहीं करता हूँ, बस कोई सवाल नहीं कर सकते आप जाइए, एयरपोर्ट से वापस हो जाइए। इसलिए ज़रूरी है कि दोनों इमिग्रेशन में, चाहे वो आप अपने देश से जा रहे हो वहाँ का ऑफिसर हो या जिस देश में पहुँच गए हो वहाँ का ऑफिसर, हमेशा बहुत अच्छे और सही तरीके से जवाब देना चाहिए और जेन्युइन जवाब दीजिए। जो करने जा रहे हैं वही बताइए। आपके पास कितना फंड है, आप कितने दिन के लिए यहाँ रुके हो और कितना कैश है आपके पास, कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड भी है या नहीं है। आप फैमिली के साथ में आप जा रहे हो विदेश घूमने किसी देश में, आपने बोला कि भाई 7 दिन मुझे यहाँ रुकना है, 7 दिन की रिटर्न फ्लाइट है मेरे, तो 7 दिन में उसको ये एवरेज हो जाता है कि 7 दिन में आपका कितना खर्चा होगा। अगर उसके आसपास आपके पास फंड नहीं है तो आप कैसे मैनेज करोगे। ये उसके लिए नहीं बल्कि आपके लिए प्रॉब्लम है। इसलिए वो लोग आपसे पूछते हैं कि आपके पास कितना फ़ंड है। आपको कोई तकलीफ़ तो नहीं होगी यहाँ, आप आसानी से अपना सब कुछ कर लेंगे और इसके बाद सही तरीके से वापस अपने देश चले जाएंगे। ये आपकी सुरक्षा के लिए भी आपसे सवाल किए जाते हैं इस तरीके के। इसलिए जब भी विदेश यात्रा करें तो आप ये ज़रूर देख लें कि वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या कोई मिनिमम फ़ंड तो नहीं रखा हुआ है। जैसे अगर आप दुबई आ रहे हैं इंडिया से, तो दुबई की गवर्नमेंट में भी ये सिस्टम रखा हुआ है कि आपके पास पर पर्सन 3000 दिरहम कम से कम होना चाहिए। इतना भी नहीं है तो आप क्या करने आ रहे हैं यहाँ पर। आपके बहुत सारे खर्चे होंगे, आप वो सारे खर्चे कैसे मैनेज करोगे। तो ये आपकी सुरक्षा के लिए सवाल किया जाता है। करेंसी यानी कि मुद्रा, जो पैसे आप साथ ले करके जाएंगे वो किस रूप में होना चाहिए। आप जब भी विदेश यात्रा कर रहे हैं तो आप भारतीय हैं, तो भारतीय रुपया लेकर के जाना सही नहीं होता है, क्योंकि आप घूमने के लिए अगर सिंगापुर जाएंगे तो सिंगापुर में इंडियन रुपीस तो नहीं देंगे किसी को, क्योंकि वहाँ पर तो सिंगापुर डॉलर चलता है। तो ऐसी सिचुएशन में सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप जिस भी देश में जा रहे हो वहाँ की करेंसी एक्सचेंज से चेंज कराकर पहले ही अपने पास रख लें, या फिर अगर उसका इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है तो यूएस डॉलर रखें अपने पास। यूएस डॉलर एक ऐसी करेंसी है जो लगभग पूरी दुनिया में चलती है और किसी भी एक्सचेंज पर, दुनिया के किसी भी एक्सचेंज पर आसानी से आपको उसके बदले वहाँ की लोकल करेंसी मिल जाएगी। अगर आप भारतीय रुपया लेकर के जा रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे एक्सचेंज भी होते हैं जो भारतीय रुपया लेने से मना कर देते हैं कि भाई हमें इंडियन करेंसी नहीं चाहिए। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे। या फिर थोड़ी देर के लिए सोचिए कि आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो आप बैंक का ले करके गए हैं वो विदेश में काम नहीं कर रहा है या खो गया है, या कुछ बैंक प्रॉब्लम की वजह से वो कार्ड काम नहीं कर रहा है और बैंक से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आपका कैश ही काम आता है, और वो कैश या तो यूएस डॉलर के फॉर्म में होना चाहिए या फिर वहाँ की लोकल करेंसी के। अब जिस देश में आप जा रहे हैं वहाँ के किसी रेस्टोरेंट में बैठकर अगर खाना खाएंगे तो उसको जो पेमेंट करना होगा वो अपने लोकल करेंसी में ही तो आपसे लेगा। सिंगापुर है तो सिंगापुर डॉलर ही आपसे लेगा, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा यूएस डॉलर ले सकता है जिसको वो बाद में चेंज करा लेगा। लेकिन आपका भारतीय रुपया आप लेकर के जाओगे या किसी भी दूसरे देश में, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, चाहे दुबई आ रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, ये आपको हमेशा प्रॉब्लम करेगा। इसलिए जब भी आप विदेश यात्रा करें तो अपने साथ लोकल करेंसी, जिस देश में आप जा रहे हैं वहाँ की लोकल करेंसी या यूएस डॉलर जरूर साथ में रखें, ये बहुत अच्छा रहता है। सिम कार्ड, जब भी आप दूसरे देश जाते हैं तो वहाँ पर आपको सिम कार्ड क्यों लेना चाहिए, वहाँ का लोकल सिम कार्ड। क्योंकि जब भी आप विदेश जाते हैं आपका लोकल सिम कार्ड जब खरीदते हैं तो वो आपको कनेक्टिविटी प्रदान करता है। आप हमेशा कम्युनिकेट रहते हैं दूसरों से, अपने फैमिली मेम्बर से भी कम्युनिकेशन आपका बना रहेगा। कोई इमरजेंसी पड़ जाती है तो आपके जान पहचान वाले भी अगर वहाँ पर कोई हैं, या फिर मान लीजिए कि आपके अपने ही देश में आपको कम्युनिकेशन करना हो, किसी से बातचीत करना हो, तो आपका वो सिम बहुत काम आएगा, क्योंकि यहाँ का आपके अपने देश का सिम तो वहाँ काम नहीं करेगा।
तो ऐसी सिचुएशन के लिए सिम कार्ड खरीदना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं, मैं तो कोई ब्लॉगर नहीं हूँ या फिर मुझे इंटरनेट की क्या ज़रूरत है, तो मैं सिम कार्ड पे पैसे क्यों खर्च करूँ। नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। सिम कार्ड के एक नहीं बहुत सारे फ़ायदे हैं। जब भी आप विदेश जाते हैं तो सिम कार्ड ज़रूर खरीदिए। उसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब भी आपने वहाँ पर जाकर के सिम कार्ड खरीदा तो सबसे पहली बात तो वो आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाता है। आपके फैमिली मेंबर जो दूसरे आपके साथ हैं, कभी अगर वो बिछड़ जाते हैं, आपसे अलग हो जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपके उस नंबर से कांटेक्ट करके वो आपसे मिल सकते हैं। नहीं तो कैसे ढूंढेंगे आपको, कहाँ ढूंढेंगे। कभी कभी तो ऐसा होता है कि फैमिली मेंबर्स को अपना होटल का नाम भी याद नहीं होता है। मैंने कई केसेस ऐसे देखे हैं। और जब वो साथ में बाहर निकलते हैं घूमने के लिए और कहीं अलग हो जाते हैं तो उनको ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो वापस अपने होटल तक नहीं पहुँच सकते हैं। इसलिए जब भी सिम खरीदे तो अपने सिम, अगर चाहें तो सबके लिए सिम खरीद सकते हैं, अगर नहीं खरीद सकते हैं एक ही सिम खरीदे तो उसका नंबर, उसका कॉन्टैक्ट नंबर जो भी है अपने सारे फैमिली मेम्बर्स को दे दीजिए, ताकि आप कभी इधर उधर हो जाते हैं तो वो किसी की हेल्प लेकर के आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं कि आप कहाँ हैं और कहाँ पर हम सब मिल सकते हैं। सिम लेने से एक फ़ायदा ये भी है कि हर समय डाटा आपके पास रहता है, इंटरनेट आपके पास रहता है, आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट के जरिए आसानी से ले सकते हैं। आपने देखा नहीं है कि अंग्रेज़ जब हमारे यहाँ घूमने आते हैं तो उनके पास हमेशा इंटरनेट होता है और इंटरनेट के जरिए ही वो सारी चीज़ें बिना किसी से पूछे अपना सब कुछ जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि इंटरनेट में सारी जानकारी है, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं। पूछने वाली जानकारी तो लोग गलत इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं आपको, लेकिन इंटरनेट अगर आपके पास है तो हर समय आपके पास सही जानकारी मौजूद है। इसलिए जब भी विदेश जाएं तो सिम कार्ड, वहाँ का लोकल सिम कार्ड ज़रूर खरीदना चाहिए। वो कोई बहुत महंगा नहीं मिलता है, $10-20 का ही मिलता है। ये आपको बहुत सुरक्षित रखेगा बाहर। आप जब भी विदेश यात्रा करें तो जिस देश में भी आप जा रहे हैं उस देश के बारे में, वहाँ जाने से पहले उसके बारे में थोड़ा पढ़ना। आप इंटरनेट पर से भी उसकी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। वहाँ की लोकल भाषा क्या है, वहाँ का लोकल फूड क्या है, आपके लायक वहाँ फूड मिलता है या नहीं, टूरिस्ट प्लेसेस कौन कौन से हैं, कितने टूरिस्ट प्लेसेस पर कितनी कितनी फ़ीस पड़ती है, टैक्सी का फेयर कितना पड़ता है, इन सब चीज़ों की जानकारी, लोकल भाषा वहाँ कौन सी है उसके बारे में थोड़े शब्दों को याद कर लेना भी आपके लिए बहुत अच्छा होता है। क्योंकि हर जगह दुनिया में इंग्लिश नहीं चलती, हिंदी भी सबको तो नहीं आएगी ना। आप किसी दूसरी कंट्री में अगर गए, वहाँ के लोगों को इंग्लिश बोलना भी नहीं आती और हिंदी तो ऑब्वियसली आती ही नहीं होगी, तो ऐसी सिचुएशन में आपका कम्युनिकेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप थोड़े वर्ड भी याद कर लेते हो, 10-15-20 वर्ड भी अगर याद कर लेते हो तो मेरा बिलीव कीजिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ये 15-20 वर्ड ही उस देश में पहुंचने के बाद आपको बहुत हेल्प करेंगे। जब भी आप लोकल भाषा में किसी को, वहां पहुंचने पर किसी को लोकल भाषा में मदद करने के बाद थैंक यू भी बोलते हो ना उनकी लोकल लैंग्वेज में, तो बहुत खुश होते हैं वो लोग। आपके यहाँ कोई अंग्रेज़ आता है, कोई फॉरेनर आता है, आपको जो है अगर थैंक यू की जगह धन्यवाद बोलता है तो आपको कितनी खुशी होती है। आप हमेशा उसके लिए हेल्पफुल रहते हैं। बिल्कुल ठीक, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। तो विदेश जाने से पहले उस देश के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जुटा लेना ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये हर यात्री को ये चीज़ करनी चाहिए। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हो सके तो मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपके परिवार में या कोई जान पहचान का विदेश यात्रा करने जा रहा है तो उसे भी ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। आपका खुद का विदेश यात्रा का एक्सपीरियंस कैसा रहा, अगर आपने पहले कभी विदेश यात्रा की है तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई आपको, ये सब चाहें तो आप मुझे कमेंट में इसके बारे में बता सकते हैं। तो वीडियो में अब तक के बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।